कल हम लोग कांग्रेस के जन्म के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने आप लोगों को समझाया था कि कांग्रेस के जन्म को लेकर दो प्रकार का चल रहा है सिद्धांत। एक है सरकारी षड्यंत्र का सिद्धांत, एक राजनीतिक संक्रमण का सिद्धांत। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे थे। क्या ह्यूम ने भारतीयों का प्रयोग किया? तो आपने देखा कि ह्यूम भारतीयों का प्रयोग नहीं कर पाया था, बल्कि ह्यूम को ही भारतीयों ने उपयोग कर लिया था। और कांग्रेस का जन्म किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का षड्यंत्र नहीं हो सकता है। क्यों? किसी भी संगठन, कोई भी संगठन हो, छोटा से छोटा संगठन हो या बड़ा से बड़ा संगठन हो, उस संगठन को खड़ा करने के लिए हमेशा यथार्थवादी तत्व चाहिए। मान लो तुम्हारा संस्थान ये इंस्टीट्यूट ही है, बहुत छोटी सी एक संगठन है, लेकिन इसको भी खड़ा होने के लिए एक यथार्थ तत्व चाहिए। वो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, शिक्षक चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, छात्र चाहिए, तभी ये चीजें खड़ी होकर चलेगी। तो उसी प्रकार कोई भी राजनीतिक संगठन है तो उसे, आज भी आप लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हो, सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे यहाँ। बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, जनता दल यूनाइटेड है, आरजेडी है, टीएमसी है। हर किसी का जो क्या है फॉलोअर है, उसे खड़ा करने के लिए एक यथार्थवादी तत्व है, चाहे वो तत्व कुछ भी हो। आप कह दोगे सर जी वो तो जातिवादी पार्टी है, कोई कह दोगे सर वो धार्मिक पार्टी है, कोई कह दोगे सर वो भाषा के आधार पे है, लेकिन है तो यथार्थवादी तत्व। भाषा ही यथार्थ है। उसी पे आप देखिए जितने भी गैर हिंदी भाषी प्रांत हैं वहां पर क्षेत्रीय दल, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वो आपका कर्नाटक हो, चाहे आंध्र हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, हर जगह भाषा आधारित क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि कुछ व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति कांग्रेस जैसी महान संस्था को जन्म दे सकती है। उसके लिए कुछ यथार्थवादी तत्व चाहिए, और कहीं न कहीं ये तत्व जो है वो परिस्थितियां पैदा करती है। तो कांग्रेस जो है वो परिस्थितियों का परिणाम है, और इसी कारण वर्तमान में राजनीतिक संक्रमण के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। देखो, राजनीतिक संक्रमण का सिद्धांत, ये जो आप लोगों के दिमाग में है कि कांग्रेस ही भारत की पहली आधुनिक संस्था है, ये गलत अवधारणा है। वास्तव में भारत में आधुनिक राजनीति की स्थापना 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी, यहां से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, कांग्रेस से लगभग 50 साल पहले। और ये लैंड होल्डर सोसाइटी जो है, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों की पार्टी है। वास्तव में ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी था, ये जमींदारों के हितों को संरक्षित करती थी, लेकिन ये भारत की आधुनिक संस्था थी सबसे पहली।
फिर दूसरी 1843 में एक दूसरी संस्था आती है, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। क्या आती है? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। ये भारत की वास्तव में पहला क्या है? राजनीतिक संगठन है जिसने आम जनता के मुद्दों को भी उठाया। ठीक है, अब देखो, अब वास्तव में ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, ये धन के अभिजात्य वर्ग का राजनीतिक दल है। धन के, चूंकि ये जमींदार थे तो भाई इसलिए इनको धन का अभिजात्य वर्ग कहा जाता है। और जो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन है, ये वास्तव में बुद्धि के अभिजात्य वर्ग का क्या है? राजनीतिक दल है। अर्थात भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखो, ये दोनों अलग भी नहीं है। ये पिता है, ये पुत्र है। ये जमींदार हैं, लैंड होल्डर्स वाले, और उन्हीं जमींदारों के संतान जो इंग्लैंड में जाके बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पत्रकार आदि बने, जिन्हें हम शिक्षित मध्यम वर्ग कहते हैं, उन्होंने ही बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, तो एक धन का अभिजात्य वर्ग है, एक बुद्धि का अभिजात्य वर्ग है। और 1851 में आप देखोगे कि ये दोनों जो है मिक्स हो जाता है और क्या बन जाता है? इंडियन एसोसिएशन, बंगाल इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये दोनों मिल गया और वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन करके एक संस्था बन गई। अब इसी समय 1851 में आप देखोगे मद्रास एसोसिएशन। इसी समय आप देखोगे 1851 में बंबई एसोसिएशन की स्थापना हो। अर्थात बंगाल, मद्रास और मुंबई में ये एसोसिएशन की स्थापना हो। इसलिए ये कहा जाता है कि ये भारत का कुलीन राजनीतिक क्षेत्र है या अभिजात्य राजनीतिक क्षेत्र है आधुनिक काल का। क्यों? वास्तव में आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में पहले बंगाल, मद्रास और मुंबई पे कब्जा किया। तो अंग्रेजों ने जो प्रगतिशील सक्रियता की नीति, आधुनिक शिक्षा, रेल, डाक, तार, लोक निर्माण इत्यादि की जो स्थापना और इम्प्लीमेंटेशन किया, वो बंगाल और मद्रास और मुंबई में पहले किया। तो स्वाभाविक है कि आधुनिक शिक्षा का सबसे ज्यादा पहले प्रभाव इन्हीं तीनों क्षेत्रों में पड़ा। तो यहां पर शिक्षित मध्यम वर्ग पहले पैदा हुआ। तो जहां पर शिक्षित मध्यम वर्ग पहले पैदा होगा, स्वाभाविक तौर पर वहां पर क्या होगा? आधुनिक राजनीति का जन्म भी होगा। इसलिए इन तीनों क्षेत्रों में 1851 में ही आधुनिक राजनीतिक संगठनों का निर्माण हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि 1851 में ही क्यों जरूरत पड़ी? अचानक जो तीनों क्षेत्र है, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, इस तीनों क्षेत्र में अचानक 1851 में ही क्यों बनी? तो इसके पीछे आप जो कारण देखोगे वो है 1853 का चार्टर एक्ट। कि भाई आप सब लोग जानते हैं कि हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट आता था जो ब्रिटेन के राजा के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया जाता था।
और इसी चार्टर एक्ट के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करती थी। ये सब आपको पता है। तो 1853 में चार्टर एक्ट रिन्यू होना था, इसलिए ये एसोसिएशन बनाई गई ताकि हम भारतीय अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी मांग को ब्रिटेन की सरकार तक पहुंचाएं, ताकि वो ब्रिटिश सरकार अपने चार्टर एक्ट में हम भारतीयों के डिमांड को क्या जगह दे और हमारी स्थिति में, हमारी परिस्थितियों में परिवर्तन आए। तो इसलिए हम देखते हैं कि 1851 में ये एक नहीं 3 एसोसिएशन की स्थापना हुई और इन एसोसिएशन ने अपनी बैठक करके प्रस्ताव बनाया और उस प्रस्ताव को उन्होंने लंदन तक पहुंचाया, वहां पर पब्लिश्ड भी किया। और यदि आप 1853 के चार्टर एक्ट इन एसोसिएशन की डिमांड को देखोगे जो इन्होंने प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया, तो उसमें आपको बिल्कुल मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति दिखेगा कि एक शिक्षित मध्यम वर्ग की क्या आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि यहां पर इन्होंने विधायिका के विस्तार की बात की, कार्यपालिका में भारतीयों की संख्या को बढ़ाने की बात की, न्यायपालिका में भारतीयों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर इन्होंने मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति की बात की, लेकिन इन सब के साथ साथ इन्होंने आम जनता के मुद्दे को भी उठाया। इन्होंने नमक के मामले को, नील के मामले को अवश्य उठाया और कृषकों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, टैक्सेशन में कैसे रिफॉर्म किया जाए, इन मुद्दों को भी इन लोगों ने उठाया। तो ये ठीक है कि उसमें मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति तो दिखेगी, ये स्वाभाविक है। यदि मान लो हम किसी से भी कोई डिमांड करेंगे तो उसमें पहले तो हमारा हित तो छिपा ही रहेगा। तो वही चीजें यहां भी दिखाई देती है, लेकिन पहली बार भारतीय राजनीति में आम मुद्दों को भी उठाया गया। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में इन लोगों की कोई भी बात मानी नहीं गई। अब यहीं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि भाई 1837 से 1885 लगभग 5 दशक हो गए। अरे 2-4 साल आगे पीछे हैं, 50 साल हो गए। और ये जो 50 साल की आधुनिक राजनीति है, ठीक है, इस अवधि के दौरान यदि देखा जाए तो ये राजनीतिक आकांक्षाओं का काल रहा, उपलब्धि के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा रहा। भाई 1837 से आप ब्रिटिश सरकार से लगातार डिमांड करते रहे, किसी न किसी प्रकार एक आकांक्षाएं तो आपकी पूरी हुई कि आपने राजनीतिक दल बना ली, उसे रजिस्टर्ड करवा लिया और फिर आपने अपने प्रस्ताव को लंदन तक भेजा। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपको मिला क्या? कुछ मिला तो नहीं, कोई आपकी उपलब्धि नहीं है। ऐसे भी समझ सकते हो जैसे तुम लोग क्लास 1 से 10+2+3 पढ़ लेते हो, फिर कोचिंग में भी नाम लिखा लिए, फिर
बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम भी दे दिए, सब ठीक है। इससे आपकी आकांक्षाएं तो पूरी हो रही। हम 10वीं पास हो गए, 12वीं हो गए, ग्रेजुएट हो गए, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। उपलब्धि क्या है? क्या परीक्षा निकला? कोई पोस्ट मिली? नहीं ना। तो भाई जो आप 20 साल खर्च किए तो उस पर आपको 100 मूल्यांकन तो करना हो कि भाई हमारी आकांक्षाएं पूरी हो रही है, हमें उपलब्धि क्यों नहीं मिल रही है। तो यही यक्ष प्रश्न हमारे भारतीय राजनेताओं के सामने भी आया कि हम पिछले 5 दशकों से राजनीति कर रहे हैं और हमारी आकांक्षाएं भी पूरी हो रही है, लेकिन हमें कोई उपलब्धि क्यों नहीं मिल रही है। तो प्रश्न अस्पष्ट है, तो उत्तर भी स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि हमें सफलता इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ब्रिटिश सरकार का ने नीति ही बना रखी है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, और हम बंगाल एसोसिएशन, मद्रास एसोसिएशन, मुंबई एसोसिएशन बना के अपनी डिमांड रखते हैं। तो भाई हम एक देश के वासी हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन हमारी आवाज जो हमारे शासक तक पहुंच रही है वो बंगाली, मद्रासी और मराठी बन के पहुंच रही है। तो स्वाभाविक है कि जब तक हम एक राष्ट्रीय दल का गठन नहीं करेंगे, जब तक भारत की आवाज बनकर वहां नहीं पहुंचेगी, तब तक संभव नहीं है कि चीजें स्पष्ट हो पाएगी। तो देख रहे हो परिस्थितियां बनती जा रही है। 50 साल लगे हैं और महसूस किया गया कि हमें एक राष्ट्रीय संगठन निर्मित करना चाहिए। और पिछले कई दशकों से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी अपने अपने क्षेत्रों में इस एसोसिएशन के माध्यम से सक्रिय थे, जो एक यथार्थवादी परिस्थिति पैदा कर रही थी एक राष्ट्रीय संगठन के लिए। और फिर इन सब ने मिलकर ह्यूम का प्रयोग करते हुए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि कांग्रेस का जन्म परिस्थितियों का परिणाम है। उस समय भारत में कुछ ऐसी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां यथार्थ रूप में उपलब्ध थी जो एक राष्ट्रीय संगठन की डिमांड कर रही थी, और इसमें कोई सरकारी षड्यंत्र जैसी बातें नहीं है, क्लियर है। हाँ, उपयोग किसका कौन करेगा, तो स्वाभाविक है हम भारतीयों ने ह्यूम का प्रयोग किया है, नो डाउट, और ह्यूम ने भी मानवीय सेवा कांग्रेस को दिया है। ये कांग्रेस के स्थापना का क्या है, सिद्धांत है। और आप लोगों को अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से बनेगा कि भाई सरकारी षड्यंत्र सिद्धांत क्या है, तब भी बनाओगे। राजनीतिक षड्यंत्र सिद्धांत, राजनीतिक संक्रमण का सिद्धांत क्या है, तब भी बनाओगे। क्या ह्यूम ने भारतीयों का प्रयोग किया, तब भी उत्तर दोगे। क्या भारतीयों ने ह्यूम का प्रयोग कर लिया, तब भी उत्तर दोगे। कांग्रेस किस प्रकार से परिस्थितियों का देन है, तब भी लिखोगे। सरकारी षड्यंत्र की आलोचना करें, तब भी आप लिख सकते हो, और समालोचना लिखें, तब भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई वो समाप्त होती है। और अब स्वाभाविक है जब आप कांग्रेस को जन्म दे दिए हैं तो अब कांग्रेस का राजनीति प्रारंभ होगा। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद शुरू होगा। इसको हम लोग आर्थिक राष्ट्रवाद कहते हैं, उदारवाद भी कहते हैं।
संविधान वादी भी कहते हैं, नरम पंथी भी कहते हैं। आप जिस नाम से इनको पुकारना चाहें पुकारिए, एक ही चीज है। 1885 से 1905 तक आधुनिक भारतीय राजनीति का नेतृत्व जो है वो आर्थिक राष्ट्रवादी लोग करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें हम उदारवादी भी कहते हैं, और हम उन्हें संविधानवादी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सब समझ जाओ। सबसे पहले कि भाई इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहला चीज है। दूसरा चीज क्या हमें पढ़ना है, क्या कांग्रेस राष्ट्रीय था? बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई आपने नाम तो रख दिया क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो क्या इसका स्वरूप था? फिर इसका कार्य प्रणाली क्या था? फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? और फिर इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देखें कि देखो, उत्पत्ति, जब भी कोई राजनीतिक दल हो उसके उत्पत्ति का आधार हमेशा हमें उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से देखी जाती है। कहां से देखा मिलता है? सामाजिक पृष्ठभूमि। इट मीन्स कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, तुम हो, कोई और हो, या किसी काल विशेष का, ये हमेशा याद रखना